दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में भूमिगत गड्ढों के प्रमाण मिलते हैं? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बुर्ज होम। दोस्तों उत्तरी भारत क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति का उल्लेख कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें बुर्ज होम एवं गुफर काल का विशेष महत्व है। तो बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल से भूमिगत गड्ढों के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को अध्यायों या मंडलों में विभाजित किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद को 10 मंडलों में या अध्यायों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां महामाया कोलीय वंश से संबंधित हैं। अष्ट महास्थान वे 8 महान पवित्र स्थान हैं जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से है, जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकिसा, राजगीर, वैशाली। ये अष्ट महास्थान है। रायगढ़ अष्ट महास्थान में नहीं है। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया ये बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। रायगढ़ उनमें से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे? दोस्तों विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा सूरदास नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न धन्वंतरी थे। क्षणवक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटिक, कालिदास, बारामिहिर और बर्रुचि थे। सूरदास का संबंध दिल्ली सल्तनत के उत्तरवर्ती सुल्तानों के समय का है। अगला प्रश्न है, जिसके शासन में होयनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था होयनसांग? दोस्तों होयनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। होयनसांग एक चीनी यात्री था जो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, बाबर और लोधी साम्राज्य। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, जो बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में तोपखानों से संबंधित उज़्बेकों की तुलगामा पद्धति का बाबर ने भारत में पहली बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि नवरत्न का संबंध अकबर से है तो अष्टप्रधान का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान दोस्तों ये शिवाजी से संबंधित थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मुगल वंश के तृतीय शासक अकबर के दरबार में नवरत्न सुसज्जित थे। अकबर के नवरत्न थे फैजी, मुल्ला दो प्यादा, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह, हुमाम, खाने खाना, बीरबल और टोंडलमल। लेकिन छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। ये शिवाजी की सलाहकार परिषद थी जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवक थे। उनको भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक माना जाता है। ज्योतिबा फुले महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादन और महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने शिवाजी, अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी, थॉमस पेन की पुस्तक राइटर ऑफ मैन और वासुदेव बलवंत फड़के से प्रेरित होकर वर्ष 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संवाद कौमुदी
संवाद कौमुदी समाचार पत्र राजा राममोहन राय ने शुरू किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन राय। ये बंगाली संवाद कौमुदी सबसे पहले आप याद रखेंगे वर्ष 1821 में आया और ये बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी याद कर लेंगे। और किसने शुरू किया? राजा राममोहन राय ने शुरू किया था। 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन राजा राममोहन राय ने किया था। इनके प्रयासों के कारण 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न है, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की शैया पर चलना शामिल है और के तटीय जिलों में अभ्यास किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भूतला कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की शैया पर चलना शामिल है और कर्नाटक के तटीय जिलों में अभ्यास किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये एक कृत्रिम सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चुंबी घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चुंबी घाटी नाथुला तथा जिलेलपास सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में ही कंचनजंगा चोटी भी स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और ये गुजरात राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। ये एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सागौन साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनकी स्थापना 1913 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 1295 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? दोस्तों, सूर्य ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब होता है। ठीक है, कब होता है? वह स्थिति जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस कारण सूर्य का कुछ या समस्त प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में अवरुद्ध हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये घटना केवल अमावस्या को होती है। अगला प्रश्न है, एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एल नीनो एक प्रशांत महासागरीय गर्म धारा है। ये पेरू देश के पश्चिमी तट पर घटने वाली एक परिघटना है। इसके द्वारा समुद्री सतह का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। इसकी शुरुआत दिसंबर माह में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कालाहारी रेगिस्तान एक अर्धशुष्क रेतदार सवाना क्षेत्र का रेगिस्तान है जो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक नहीं है? पर्यावरण का जैव घटक मिट्टी नहीं होता है। परजीवी, हरे पौधे, अपमार्जकों को पर्यावरण का जैव घटक, जबकि मिट्टी, जल, चट्टानों को अजैव घटक कहा जाता है। ठीक है, ये अजैव घटक है। जैव घटक परजीवी, अपमार्जक और गैर हरे पौधे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिनकी देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 101 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। अगर कोई दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे दूसरे सदन से इस्तीफा देना होगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति की सहायता करेगा। अनुच्छेद 31A आपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 भारतीय समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के इस अनुच्छेद में दिया है। इसमें नीति निर्देश दिए हैं कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। ये भारत के गोवा राज्य में लागू है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? ऑप्शन ए 6 माह, बी 3 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद 6 माह तक के लिए रिक्त रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 76। भारत में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है तथा भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी है। ये संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार ये निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? किस आर्थिक प्रणाली में सरकार ये निर्णय लेती है? समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार ये निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? दोस्तों, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, बैंक, पर्यटन, मनोरंजन, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य 2 क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आता है। दूसरा क्षेत्र होता है विनिर्माण। भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक क्षेत्र की है, इसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को ही। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951। 2 मई 1951, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई, ये इसमें दिया हुआ है। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरित क्रांति भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति भारत की
शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्कूल से जुड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन शास्त्र से कणाद जो है जुड़े हुए थे वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्कूल से। वैशेषिक दर्शन शास्त्र, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने कणाद सूत्र की रचना की। इन्होंने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की। ठीक है। और सांख्य दर्शन, इसमें कपिल मुनि से संबंधित है। ठीक है। और पतंजलि योग दर्शन से संबंधित हैं। योग, इसके प्रेरणा कौन है? पतंजलि। किससे हैं? योग से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। न्याय दर्शन। और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवक की नियुक्ति किसके दरबार ने की थी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबसार के दरबार में हर्यक राजवंश के संस्थापक बिंबसार ने की थी। उनको श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। वो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? दोस्तों, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक लड़ी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ थे। ऋषभ देव इनका पूरा नाम है। दोस्तों, ऋषभ देव जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में ये पहले थे। ठीक है, ये कौन थे? पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, 24वें। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। याद रखेंगे। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं और 24वें तीर्थंकर यानी आखिरी तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।